हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं 29 जनवरी 2024 को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, मतलब इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसके बारे में। अगेन वही वाली कहानी हुई है, मॉडरेटेड लेवल ही चल रहा है पेपर का। कहीं कहीं पर आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत टफ आया होगा, बट इतना भी टफ नहीं था। अगर आप हमेशा की तरह बोलता हूँ, अभी लास्ट 2 साल से जो पेपर का पैटर्न हो चुका है वो कुछ ऐसा हो चुका है कि पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका है। जैसा पहले टफ आया हुआ करता था वैसे आजकल इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है, क्योंकि ये मेंस की एग्जामिनेशन हो चुकी है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब सीधे आ जाते हैं पेपर पे। तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कि भैया इस पेपर में क्या क्या था, पूरा सॉल्व कर लेंगे और एंड में फिर एक मैसेज है उसको जरूर देखना। शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ही आपके पास में है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द गिवन आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास में दे के रखे हुए हैं। तो भैया ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा इसको मैं बाउंसर की तरह बोलूंगा, क्योंकि अधिकतर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसकी मेमोरी अच्छी रहेगी वो अच्छे से सॉल्व कर लेगा। देखो यहाँ पर सीधा आंसर बताता हूँ, गैडोलिनियम जो रहता है ना, ये आपके पास में यूज किया जाएगा यहाँ पे, दैट्स इट। और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। गैडोलिनियम को यूज़ किया जाता है यहाँ पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो गैडोलिनियम होता है ना, इसका जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे वो होता है XE, फिर आएगा आपके पास में 5D1 और आ जाएगा 4F7। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक वाला अपने बिहेवियर को शो करेगा। और आपके पास में ये डी में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तो GD2 पॉजिटिव से ये GD3 पॉजिटिव में बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये वाली कहानी हो जाएगी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें बोला जाता है चूज द करेक्ट रिएक्शन। ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पर से सही है। भैया भाई इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली वाली रिएक्शन में देख लो, ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन की कहानी ये होती है कि यहां से जब आपके पास में ऐसा अमाइड ग्रुप होता है, ये कीटोन प्लस आपके पास में अमाइन NH2 ग्रुप होता है, तो यहां से कीटोन ग्रुप आपका जाता है और यहां पे आपके पास में एक कार्बन कम हो जाता है। सो बेसिकली ये वाला ग्रुप हट जाता तो आपके पास में रिएक्शन सही होती, पर ये गलत है। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, और ये आपके पास में शिफ्ट 1 में पूछा था। ठीक है, आपके पास में जो 29 जन 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर था, सेम इसी तरह का क्वेश्चन था, बस उसमें ब्रोमीन की जगह उन्होंने क्लोरीन डाल दिया था और 2 ऑप्शन दिए थे कि Cl2 को अल्ट्रावायलेट लाइट रेज में जब रिएक्ट करवाएंगे सेम साइक्लोहेक्सिन के साथ में तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और एक बार CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर आप लोगों ने देखा ये आपके पास एडिशन रिएक्शन है, जबकि ये जो होती है ये होती है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, यहां पर आपके पास में ब्रोमीन अटैच हो जाता। तो सेकंड कंडीशन ये दे के रखी हुई थी। थर्ड वाली कंडीशन पे अगर आप बात करते हो तो थर्ड वाली कंडीशन भी आपके पास में सही नहीं होने वाली है। क्यों सही नहीं होने वाली है? क्योंकि देखो भाई साहब, आपने यहां पर नाइट्रिक एसिड यूज करके रखा हुआ है, आप NH2 को हटाकर OH को लेकर आ रहे हो। अब खास बात यहां पर यह है कि जब आप इस NH2 को हटाते हैं तो ये होता प्राइमरी कार्बोकेटायन हो जाता, जबकि हमें मालूम होना चाहिए प्राइमरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। तो OH ग्रुप इधर की जुड़ने की बजाय इस 2 डिग्री पे जुड़ता तो स्टेबल होता। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला, इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर आप थर्ड पे बढ़ते हैं। IUPAC नेम बढ़ना है भाई साहब, अगेन बहुत 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 ही रद्दी क्वेश्चन। सेकंड वाला आंसर है साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। नंबर देंगे कहां से? 1 2 3 4, ये नंबर दिया जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे ऑल, सेकंड पोजीशन पे इन आ जाएगा। फिर आपके पास में फोर्थ एक और रद्दी क्वेश्चन, वाई डज ऑक्सीजन शो एनामेलियस बिहेवियर। ऑक्सीजन इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों होता है, अलग सा क्यों होता है? सी वाला आंसर है, स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है होती है, एब्सेंस होता है डी वैकेंट डी ऑर्बिटल का। तो इन सभी वजह से फिर आपके पास में आता है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम के अंदर भी आपके पास में क्या क्या देके रखा है भैया? मैच द कॉलम में आपके पास में ये भी देखो क्वेश्चन ईजी है। क्यों ईजी बता रहा हूं मैं इसको? क्योंकि यहां से आप इसको आसानी से ही सॉल्व कर सकते हो। लाइमर बार्मर पास्चन और फंड सीरीज ये आपके पास में देके रखा हुआ है। अब देखो बाल्मर सीरीज तो अनडाउटेडली सिर्फ और सिर्फ विजिबल को ही शो करती है। उसी तरह से अगर आप बात करते हो यहां पर लाइमन सीरीज की, तो लाइमन सीरीज के लिए आपके पास में क्या हो जाएगा? लाइमन आपके पास में होती है अल्ट्रावायलेट लाइट रेज, और पास्चन फंड आपके पास में क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा ये इंफ्रारेड रेज हो जाएगा। तो आपके पास में होना चाहिए A का 4 एंड B का 3। ठीक है, A का 4 B का 3, A का 4 B का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर
1 में। तो ये लो भैया, हो गया सॉल्व। सेकंड वाला, ये वाला क्वेश्चन एक स्टूडेंट पूछा था मुझसे जब पेपर हो गया था कि बोले सर वहां पर मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो वो बोल रहा था कि सर पोटेशियम पर KMnO4 का IUPAC नेम क्या होगा। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मतलब भैया ये कौन सी बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है। तो क्वेश्चन असल में था K2MnO4, इट्स नॉट अ KMnO4। तो K2MnO4 का अगर आप देखते हो यहां पर कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो K2MnO4 का भैया IUPAC नेम होता है आपके पास में पोटेशियम टेट्रा ऑक्सो मैग्नेटेट। ठीक है ना भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो आपके पास एनिलीन है HNO2, क्या बनना चाहिए, डाई अजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट। और डायजोनियम सॉल्ट एक बार अगर आपके पास में बन जाता है तो वो बनता है N2Cl, ओपनिंग कर देता है। जहां से आपने देखा होगा सेंडमेयर वगैरह भी आप आगे चला देते थे डायजोनियम सॉल्ट से ही। तो भैया CuCl2 आपके पास में है, तो ऑब्वियस बात है यहां पर क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। थर्ड वाला, आपका जो केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है भाई साहब, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है हेलोअरीन्स का। हेलोअरीन्स में ये रिएक्शन दे के रखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, सीधा उठा के रख दिया क्वेश्चन। ठीक है रे भैया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अनडाउटेडली नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और इसके पास में होता है 2p3। 2p3 होने की वजह से यहां पर इसके पास में हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी सबसे ज्यादा हो जाती है। फिर अगर आप बात कर लेते हो क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में ये बोलता है विच रिएजेंट गिव्स ब्राइट रेड प्रेसिपिकेट और निकल आए इन द बेसिक मीडियम। ओके भाई साहब, कौन यहां पर क्या करता है, आपको बेसिक मीडियम पे रेड प्रेसिपिकेट फॉर्म करके देता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो उठाते तो ये लोग बुक से ही हैं, तो वो क्या रहेगा आपके पास में DMG, जिसका मतलब होता है डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइम। ठीक है, क्या होता है, डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइम होता है। बेसिकली इस रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो होता क्या है, निकल का जो ये क्लोराइड फॉर्म होता है इसके अंदर मिलाया जाता है CH3C डबल बॉन्ड O, फिर सॉरी NOH, फिर आएगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NOH, और यहां पर भी आ जाएगा CH3। यही आपके पास में क्या है, ये आपके पास में है DMG, डाई मिथाइल और ग्लाइकोऑक्साइन। ठीक है, ये इसकी कहानी होती है। आगे क्या होता है, चेरी रेड कलर का ये एक सब्सटेंस आपको प्रोवाइड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में अगेन बायोमोलिक्यूल चैप्टर में से है, जहां पर आपके पास सेलुलोज, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन ये बता के रखा है। तो पहली फुर्सत में न्यूक्लिक एसिड सीधे रिलेट करता है किससे, न्यूक्लियोटाइड से रिलेट करता है। तो सी का सेकंड वाला कंफर्म है। तो देखो जैसे सी का सेकंड कंफर्म हुआ ना, 2 ऑप्शन तो तुम्हारे ऐसे ही कट गए। कौन कौन से ऑप्शन कट गए, ऑप्शन नंबर 3 कट गया, 4 कट गया, बच गए ऑप्शन नंबर 1 और 2। अब ये भी तुम लोग को पता है स्टार्च और सेलुलोज की बात करके रखी गई है, तो स्टार्च किससे रिलेट करता है, बीटा ग्लूकोज से, जबकि सेलुलोज किससे रिलेट करेगा आपके पास में, अल्फा ग्लूकोज। तो सही आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। और प्रोटीन है तो प्रोटीन तो भैया अल्फा अमीनो एसिड बनाते ही हैं। सेम क्वेश्चन शिफ्ट नंबर 1 में भी पूछा गया है, जहां पर बायोमोलिक्यूल में से अल्फा अमीनो एसिड की बात करके रखी गई है। तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 रिपीटेड चल रहा है थोड़ा सा मामला। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन इसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो भैया ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, ये आपके पास 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है। किस तरह से, ये रहा तुम्हारे पास में साइक्लोहेक्सेन, यहां पर बनाया ब्रोमीन, यहां पर आपका जो रिस्ट्रिक्शन था डबल बॉन्ड का वो, और एक हाइड्रोजन इधर एक ब्रोमीन इधर, और फिर क्या कर दो, इनकी पोजीशन को बदल दो आप। जैसे आपने पोजीशन को बदला तो यहां पर क्या होगा, कार्बन पे इधर आ जाएगा ब्रोमीन और इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो बस सिंपल सी कहानी थी। 4th वाला इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, which reagent is used to convert alkyl halide into alkyl isocyanide। अल्काइल हैलाइड को करना है मतलब RX को यहां पर रिप्लेस कर देना है। अब जब RX को रिप्लेस करते हो तो याद रखो यहां पे आइसोसाइनाइड बनाना है, ठीक है, न कि साइनाइड बनाना है। अब दोनों के अंदर क्या लफड़ा होगा, जरा इस बात को समझना।
ये जब आप लेक्चर पढ़ते हो अमाइंस ग्रुप का, तब भी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब कभी भी साइनो ग्रुप का यहां पर या आइसोसाइनो ग्रुप का निर्माण किया जाता है, तो जो भी सब्सटेंस आपके पास में रहता है ना, तो उसके अंदर चेक किया जाता है कि वो आपके पास में आयनिक है या कोवेलेंट है। उसी के बेसिस पर साइनाइड और आइसोसाइनाइड बनता है। तो यहां पर क्या यूज करोगे तुम लोग भाई साहब? सिल्वर साइनाइड AgCN को यूज करोगे, जिससे आपके पास बन जाएगा सिल्वर हैलाइड, प्लस आपके पास में क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा आइसोसाइनाइड NC। ये हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन नंबर 12 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे बात कर लेते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 2 फॉर्माइल हेग्स फॉर इनोइक एसिड। अब देखो हेग्स है तो 1 2 3 4 5 और 6, फिर उसी के साथ में सेकंड पोजीशन पे फॉर्माइल है। फॉर्माइल किसके लिए रहता है? फॉर्माइल होता है आपके पास अल्डिहाइड का प्रीफिक्स। तो ये सेकंड पोजीशन हम लोगों ने मान ली। फोर्थ पोजीशन पे ईन है, तो 1 2 3 और ये हो गया 4। तो फोर्थ पोजीशन पे ये बना दिया मैंने डबल बॉन्ड। और फिर क्या है? ओइक एसिड। अब ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है कि ओइक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ओइक की वजह से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। तो इसको ऐसा बनाया, इसको ऐसा बनाया। अब जहां जहां जितने हाथ भर सकते हैं वो सारे हाथों में हम लोगों ने भर देनी है मेहंदी। तो मेहंदी आपको रचा देनी है। मेहंदी रचने के बाद में ग्रुप ऐसा कुछ दिखाई देगा। काउंट करके देख लेना, 19 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं यहां पर। साथ ही साथ में जो पाई बॉन्ड हैं वो आ रहे हैं 3 पाई बॉन्ड। तो 19 और 3 कितना हो गया? 22। तो ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 डन। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। एक गैस है X एडेड टू द नेस्लर रिएजेंट, देन ब्राउन प्रेसिपिकेट इज फॉर्म। द गैस X इज नेस्लर रिएजेंट, ब्राउन गैस एक ही कंपाउंड के साथ में रहेगा, वो क्या होता है? अमोनिया गैस। अच्छा, नेस्लर रिएजेंट क्या होता है? नेस्लर रिएजेंट होता है आपके पास में पोटेशियम, मर्क्यूरी और आयोडीन से बना हुआ जो ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड नेस्लर रिएजेंट। तो नेस्लर रिएजेंट के अंदर जब कभी भी बेस प्लस अमोनिया गैस को मिलाया जाता है तो आपको क्या मिलता है? ब्राउन कलर के प्रेसिपिकेट मिलते हैं, OHG2, फिर आता है आपके पास NH2 और आ जाएगा I। तो ये आपको क्या होगा? एक सब्सटेंस यहां पे फॉर्म हो जाएगा जो कि ब्राउन प्रेसिपिकेट फॉर्म कर देगा। तो बस सिंपल। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। एक क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत 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 ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सीधे सीधे डिपेंड करता है जनरल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो कि आप लोग पढ़ते हो सॉरी, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के अंदर। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंदर ये बोल के रखा गया था कि इनके pKa की वैल्यू आप लोगों को यहां पे बतानी रहेगी, ठीक है। और pKa की वैल्यू के बेसिस पर ही क्या होगा? अच्छा हाँ, pKa की वैल्यू अपने को बतानी। हाँ ठीक है भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी सा है। अब देखो इसके अंदर करोगे क्या? आपने ये पढ़ के रखा हुआ है कि जब कभी भी 7 से इधर जाते हैं तो वो एसिड होता है, 7 से इधर जाते हैं तो बेस होता है। तो जिसकी वैल्यू आपके पास 7 के क्लोज होगी या 7 से कम होगी तो वो एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे, और जिसकी वैल्यू यहां पर जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे? बेस की कैटेगरी में आते चले जाएंगे। ठीक है भाई साहब, तो सिंपल सी बात है। पहला क्या है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखो नाइट्रो ग्रुप किसको बढ़ाते हैं? एसिडिटी को बढ़ाते हैं। और कहां लगा है नाइट्रो ग्रुप? पैरा में। तो सबसे स्टेबल ग्रुप बन जाएगा। यहां लगा नाइट्रो पैरा फिनॉल, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? ये होगा सबसे ज्यादा एसिडिक, इसलिए इसकी वैल्यू सबसे कम है, दैट इज 7.1। फिर उसके बाद में किसका नंबर आता है? उसके बाद में अब देखते हैं कि भैया सबसे ज्यादा कौन होगा। तो सबसे ज्यादा आपके पास में कौन हो जाएगा रे भैया? सबसे ज्यादा आपके पास में वैल्यू है कौन सी? 16 वाली वैल्यू है। 16 वाला जो भी कोई होगा भाई साहब पूरी तरह से यहां पर ये बेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है रे भैया, तो बेस की कैटेगरी में आपके पास में कौन आ जाएगा रे भाई साहब? कौन आ जाएगा यार? अच्छा हाँ, 16 पे चल रहा है ना। 16 पे हमारे पास में, 16 पे हमारे पास में कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? 16 पे हमारे पास में मेटा नाइट्रोफिनॉल नहीं आएगा। इथेनॉल और फिनॉल के बीच में लफड़ा है भैया, तो इथेनॉल फिनॉल के बीच के लफड़े को हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अगर लफड़ा देखा जाए तो जीतेगा कौन? जीतेगा आपके पास में इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल आपके पास में सबसे ज्यादा वो हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक का सीधी सी चेन पे आता है। उसके अलावा अगर आप बात करते हो कि पैरानाइट्रोफिनॉल से थोड़ा सा कम एसिडिक कौन होगा, तो पैरानाइट्रोफिनॉल से थोड़ा सा कम एसिडिक होगा आपके पास है मेटानाइट्रोफिनॉल। और लास्ट में फिनॉल आ जाएगा जिसकी वैल्यू आपको क्या करनी है? 10। तो आपके पास में हो जाएगा ए वाले का हो जाएगा थर्ड वाला, बी का हो जाएगा फोर्थ,
सी का हो जाएगा 2 एंड डी का हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, यहां पर तो इस वजह से क्या होगा, सेकंड वाला ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, जैसे मेरे साथ अभी हो रहा था। मैं वही इधर देखने में लग गया तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया कि बोले भैया 16 1 7 करके, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़े। वी हैव गिवन सम हाइड्रोकार्बन्स। ओके भैया, 1 2 3 4, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर आपको यहां पे बताना रहेगा। ठीक है भाई साहब, एसिडिक स्ट्रेंथ आपके पास में अगर मैं बोलूं कि किस पे डिपेंड करती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपके पास में डिपेंड करती है परसेंटेज एस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सीधा रिलेट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधा रिलेट करती है एसिडिटी से। तो देखो, परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में है, एच सी ट्रिपल बॉन्ड एच सी। ठीक है, मतलब जो आपके पास में इथाइन होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस बात है सबसे ज्यादा अगर मैं बोलता हूं कि एसिडिक यहां पर कौन होगा, ए के बाद में डबल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा आपके पास में बी के बाद में फिर आपके पास क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है प्राइमरी, ये है टर्शरी, यहां पर कार्बोकेटाइन आपके पास में बन जाएगा। तो इस सिचुएशन पे देखा जाए तो आपके पास में सही ऑप्शन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए बी डी एंड सी वाला। तो ये लगा दो। फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे, जहां पर बोलता है इन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज प्रिफ्रेशनल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब ये आपके पास में सरफेस केमिस्ट्री में से आ गया। ऑब्वियस बात है तुम लोगों ने इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ के नहीं रखा होगा, बट स्टिल ठीक है, आ गया, कोई वाली बात नहीं रहती है। अगर इसका सही आंसर बोला जाए कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में कौन जो होता है प्रिफर करा जाता है एड्सॉर्प्शन के लिए, तो आपके पास में क्या कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, या फिर थिन लेयर है, या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी है। तो सही आंसर क्या होगा, कॉलम एंड थिन लेयर। तो ये ए एंड बी दोनों ही यहां पर आपके पास में यूज किया जाता है। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी को इसमें नहीं यूज कर सकते। रीजन आपके पास में बहुत सिंपल सा है, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में पार्टीशन किया जाता है। ठीक है, और हमें पार्टीशन नहीं करना है। चलो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ओके, फिर उसके बाद में ये बोल के रखा हुआ है दिस 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 दिस, फिर बोलता है कि आपके पास में आपको ए बी और सी बताना है। ठीक है भाई साहब, चलिए जी बता देते हैं किस तरह से होगा क्या कुछ। अब देखो, यहां पर अगर आप यहां से यहां जाते हो तो आपको एक चीज दिखाई दी, ऑक्सीजन कम हुआ है। अगर आपके पास में ऑक्सीजन कम हुआ है तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट में आप बोलोगे कि सर रिड्यूसिंग एजेंट डाइबल एच भी होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी होता है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी होता है, तो क्या हम सभी यूज कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास में सोडियम बोरोहाइड्राइड और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता ना, तो ये सारे ऑक्सीजन खा जाता। ठीक है, और इसमें अगर आप प्रोडक्ट में देखो तो ऑक्सीजन नहीं खाए हैं, ऑक्सीजन आपके पास में एक स्पेसिफिक ऑक्सीजन ही गया है। तो बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन होने की वजह से आपके पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज नहीं कर सकते हो। तो आपके पास में ये वाली कहानी हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होगा, आपके पास में डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या करके रखा हुआ है, उपयोग करके रखा हुआ है। तो भैया ठीक है भाई साहब, दोनों में सेम है। एंड पे जाकर कहानी आपके पास में बन के रखी हुई है। एंड पे आपके पास में क्या करके रखा हुआ है, एंड में आपके पास में ZnHg प्लस या ZnHg HCl के प्रेजेंस में, या फिर NH2 डबल सिंगल बॉन्ड NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पता है ये एक नेमिंग रिएक्शन है। कौन सी नेमिंग रिएक्शन है? यहां से यहां आपके अल्डिहाइड ग्रुप को पूरी तरह से गायब करके यहां पर वापस से हाइड्रोकार्बन की चेन बनाना। ये कौन सी है? ये है आपके पास में वॉल्फ किश्नर, या जिसको वॉल्फ शिनर रिएक्शन भी आपके पास में कहा जाता है। तो ये हो गया आपके पास में 18th वाला। ठीक है, चलिए 19th पर आते हैं। इसी तरह से 19th का तो आंसर मैं तुमको हटाने बोल गया भैया, लो दिख गया। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर, जिंक कैडमियम कैन नॉट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बट मर्क्यूरी कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई साहब, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, बाकी तो तुमको पता ही है। तो सही आंसर कौन सा है यहाँ पे? 4th वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। मर्क्यूरी कहा गया, हाँ आपके पास में अगेन देखो, ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन आपके पास में कौन सी रिएक्शन है? साफ दिख गया आपके पास में, यहां पे क्लोरोफॉर्म को फिनॉल के साथ में मिला है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी है? राइमन टाइमन रिएक्शन। ठीक है, रीमर टीमर भी जिसको आप लोग बोलते हो, तो राइमन टाइमन रिएक्शन है। रीमर टीमर रिएक्शन आपके पास में बता के रखी। तो ये किसके लिए होती है? ये आपके पास में होती है सैलिसिल अल्डिहाइड के लिए। तो यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा CHO। और इसी को आप अगर IUPAC नेम पे बोलते हो तो IUPAC नेम पे क्या होता है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो बस हो गया क्वेश्चन नंबर 20 भी डन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 21 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, तो ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में बोल के रखा गया है और ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है आयरन की यहां पर क्या होती है। तो भैया ब्राउन रिंग टेस्ट आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है। ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, FeH2O5NO एंड SO4, ये आपके पास में प्रोडक्ट बनता है। ठीक है भाई साहब, अब यहां पे अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपके पास में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी रे भैया, +1 आ जाएगी। सिंपल सा ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने निकालना सीख के रखा हुआ ही है। तो ये कहानी होगी क्वेश्चन नंबर 21 की। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पे बात कर लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव जीरो डाइपोल मूवमेंट। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट हो रहा है। आपके पास में जितने भी शिफ्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 शिफ्ट अभी तक ये हो गया है, हर बार ये डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें बोला गया है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव जीरो डाइपोल मूवमेंट। कितने कंपाउंड्स का यहां पर जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है, काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो जीरो डाइपोल मूवमेंट वाले कितने कितने हो जाएंगे। CO2 पहली फुर्सत में लगाओ, ये तुम लोगों ने पहले भी देख के रखा हुआ था। मीथेन साथ ही साथ में BF3। ठीक है, 3 टोटल कंपाउंड होते हैं जिसका डाइपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बस इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर आप बात कर लेते हैं 23 के। सॉरी, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने की बात करता है। ये बात करता है गिवन फॉलोइंग डाटा दिस 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 दिस, गिवन मोलैरिटी ऑफ द दिस 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 दिस। देखो दुनिया जहान की बता के रखी हुई ये बातें, और निकालने को क्या बोल के रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालना है आपको। तो भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है आपके पास में, अमोनिया गैस NH3, कितना अमाउंट है 2। रिएक्टेंट कितना है आपके पास में, नाइट्रोजन गैस N2 और हाइड्रोजन गैस H2, कितना अमाउंट है आपके पास में 3। सिंपल सा। अब सारी वैल्यू तुम्हारे पास में दे के रखी हुई है, दी कि नहीं दी है। ठीक है, अमोनिया कितना दे के रखा हुआ है, 1.5 इंटू 10⁻⁻²। उसी तरह से आपके पास में नाइट्रोजन गैस कितनी दे के रखी हुई है, नाइट्रोजन गैस दे के रखी है 2 इंटू 10⁻⁻²। और हाइड्रोजन गैस जो दे के रखी हुई है वो है 3 इंटू 10⁻², पावर हो जाएगी 3। पूरा सब कुछ सॉल्व करने के बाद में आपके पास में जो आंसर आ रहा है वो आएगा 416.7। अप्रॉक्सीमेटली आप सॉल्व करोगे तो 417, नियर अबाउट वैल्यू आपके पास में इतनी आ जाएगी। ठीक है रे भैया। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास में बोलता है 50 ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी ऑक्सैलिक एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। देखते से ही पता चल गया फॉर्मूला सर होने वाला है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। 25 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन ग्राम्स। ठीक है, प्रेजेंट इन 25 ml ऑफ द गिवन NaOH। ओके भाई साहब, आपको NaOH का अमाउंट फाइंड आउट करना है ग्राम्स में, जो कि 25 ml के अंदर रखा गया है। तो आपके पास में आप लोग को पता ही है फॉर्मूला जो बनता है नॉर्मेलिटी वाला बनता है N1V1, और फिर आपके पास में फॉर्मूला आता है नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी इनटू N फैक्टर, ये वाली कहानी होती है। ऑक्सैलिक एसिड की जो N फैक्टर होती है वो होती है आपके पास में 2, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो N फैक्टर होता है 1। तो आप लोगों को यहां पे जो फॉर्मूला यूज करना था वो फॉर्मूला यूज करना है आपको N1 M1V1 N2 M2V2। यहां पर आ जाएगा 2, मोलैरिटी कितनी है 0.5, वॉल्यूम है 50 ml का। यहां पर N फैक्टर है 1, मोलैरिटी कितनी है नहीं पता। मोलैरिटी के लिए क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, ये वाली कहानी होती, क्योंकि मोलैरिटी वही नंबर ऑफ मोल्स होता है आपके पास में। तो वही चीज आप लोग यहां पर भी फॉलो कर सकते हो, या बोला जाए सीधे सीधे मोलैरिटी निकाल लो, छोड़ो यार। वॉल्यूम कितना है 25, तो यहां से मोलैरिटी निकालोगे तो कितनी निकल कर आएगी रे भैया, कैलकुलेट करने पर ये निकल कर आएगी आपके पास में 2 निकल कर आएगा। अब मोलैरिटी अगर आपके पास में 2 निकल कर आ रही है तो 2 मोलैरिटी पे अब मोलैरिटी का फॉर्मूला रख देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई साहब। तो जब आप इसको सब सॉल्व कर लोगे ना मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा के, तो मास आएगा आपके पास में कितना, 40 डिवाइडेड बाय 22 ग्राम्स, ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो बस रे भाई साहब इतनी सी कहानी है आपके पास में। फिर
अगले वाले पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये बोलता है इफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन CCl4 इज 30.5 किलो जूल पर मोल, फाइंड हीट एब्जॉर्ब फॉर द वेपराइजेशन ऑफ 294 केल्विन 294 ग्राम्स ऑफ CCl4, नियरेस्ट इंटीजर इन किलो जूल। ये क्वेश्चन आपसे बोल के रखा गया है। ओके भाई साहब, चलो कहानी लिख दें। 1 मोल CCl4 जो है वो 30.5 किलो जूल पर मोल का क्या करता है, हीट का उपयोग करता है। बहुत ही सिंपल है। अगर 1 इतना करता है तो अब जरा 1 मोल को भी हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है भाई साहब, और वो कहां से पकड़ेंगे, जो 294 ग्राम आपके पास CCl4 दे के रखा हुआ है वो मोल्स निकल जाएगा। तो हम अगर बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, तो वो होता है गिवन मास 294, मोलर मास होता है 154। कितना आ गया, 1.91 मोल्स। अब एक मोल को इतनी जरूरत है तो 1.91 मोल्स को कितनी जरूरत हो जाएगी रे भैया, बहुत ही आसान है। 1.91 मल्टीप्लाइड बाय 30.5 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 58.255 किलो जूल। दैट्स इट। ये हो गया आपके पास में सॉल्व। एक मोल की वैल्यू निकाल दो, बाकी आपके पास में ऐसे ही निकल जाएगा। तो इतना सही करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ 0.8 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू द 1.02 ग्राम पर ml। ओ भैया, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में यहां पर रिलेशन जिसको याद था ना, तो भैया सीधा क्वेश्चन था। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 इंटू मोलैरिटी, और यहां पर डेंसिटी वाला तुम लोगों को फॉर्मूला लगा देना था, है कि नहीं। डेंसिटी वाला फॉर्मूला आप लोग यहां पे लगा देते तो आप लोग के पास में क्या होता, सारा काम वैसा के वैसे ही बन जाता। कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं था रे भाई मेरे। तो फॉर्मूला लगा दो, मैं तो बताऊंगा भी नहीं, छोड़ो। तुम लोग को फॉर्मूला पता है, मैं तो फॉर्मूला भी नहीं बताता। जा, फॉर्मूला भी नहीं बताता, तुम लोग करना फॉर्मूला, तुम लोग 10 बार पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है। मोलैलिटी जब सॉल्व कर लोगे ना, 0.849 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास में 1 दे देगा। ठीक है, तो इतनी कहानी रहेगी, इतना तो कर लेना यार। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड का क्लोराइड है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस बाय पासिंग करंट ऑफ फॉर 10 मिनट, द मास ऑफ गोल्ड कैथोड दिस, फाइंड आउट द करंट रिक्वायरमेंट इंटीजर दिस। ओके 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 ओके, आपके पास बताया गया है कि 10 मिनट तक आपने वहां से करंट को फ्लो करवाया है तो इतना डिपॉजिट हुआ, दैट इज 1.97 ग्राम। तो भैया कौन सा वाला लॉ यूज करने वाले हो आप लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट आ गया यहाँ पे, फैराडे लॉ यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या बोलोगे कि भैया गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ इस प्रकार की है कि Au3 पॉजिटिव को जब कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो डिपॉजिट होता है कैथोड पर एज अ गोल्ड के फॉर्म पे, और जितना डिपॉजिट होता है दैट इज 1.97 ग्राम्स। अब यहां पे 1.97 ग्राम्स जो होगा, जरा उसका कैलकुलेशन करना है। गिवन मास बाय मोलर मास, 1.97 डिवाइडेड बाय 197 जो कि गोल्ड का मोलर मास होता है। सॉल्व करने पर क्या आता है, 0.01 मोल्स। ये आपके पास में निकल कर आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ये आपके पास में 1 मोल के लिए है, ठीक है, 1 मोल गोल्ड के लिए, और 1 मोल गोल्ड को जरूरत पड़ती है कितने इलेक्ट्रॉन की, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो 0.01 मोल गोल्ड को कितने इलेक्ट्रॉन या कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, 3 इंटू 0.01 विच इज इक्वल टू 0.03। इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत इसको पड़ने वाली है। और इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ने वाली है तो भैया हमें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 96500 फैराडे। तो आपके पास में जो ओवरऑल चार्ज होगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 96500। और लास्ट में अगर आपको निकालना है करंट, तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज है 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 96500, टाइम है 10 मिनट, परंतु हमें सेकंड में इसको बताना है तो 60 से कर दो इसका मल्टीप्लाई, सॉल्व करना, आंसर आएगा 4.825 अप्रोक्सीमेटली 5 एम्पियर का क्या हो रहा है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला 28 मेमोरी बेस्ड है यार, तो पूरे 30 क्वेश्चन नहीं मिल सकते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव ब्रोमीन
दैट इज BR82 इज 36 आवर। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आपको यहां पर कहानी चलाकर बता रहा है, ठीक है। तो 36 आवर का इसका हाफ लाइफ पीरियड है और आपको ये बताना है कि फाइंड द परसेंटेज रिमेनिंग आफ्टर 1 डे। तो एक दिन के बाद में इसका कितना परसेंटेज बच जाएगा, ठीक है रे भैया। तो कर सकते हो क्या, ठीक है, कर सकते हो ना। आपके पास में रेडियो एक्टिव रिएक्शन है तो भैया हाफ लाइफ पीरियड आपके पास में क्या हो जाएगा, T हाफ 0.693 बाय के, ये हो जाएगा। साथ ही साथ में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुम लोग को निकालते आती ही है, जो कि आपके पास में क्या होती है, K इज इक्वल टू 2.303 बाय आपके पास में क्या हो जाएगा T, और यहां पर होता है log A अपॉन में A माइनस एक्स, है ना, ये वाली कहानी हो जाती है। तो इसी रिएक्शन को आपको यहां पे यूज कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। कुछ काम आप लोग खुद भी करो, आप लोग के लिए खुद भी छोड़ के रख रहा हूं ताकि आप लोग का भी यहां पर थोड़ा सा डेवलपमेंट होता चला जाएगा, ठीक है रे भैया। ऐसी कुछ कहानी है, हाफ लाइफ पीरियड से आप के निकाल सकते हो, यहां पर आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, सॉल्व करके देख लेना। नहीं होता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। वैसे आंसर अगर बात की जाए 62.99 आ रहा है, पर सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मुझे पता भी चल जाएगा कि तुम लोग यहाँ लास्ट तक लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। और यही सरप्राइज था जो शुरुआत में मैंने बोल के रखा था, मुझे पता तो चला कि तुम लोग को बोलोगे कि अरे सर आपने लास्ट क्वेश्चन तो करवाया नहीं, छोड़ दिया, ठीक है। चलिए जी, तो बस इसी के साथ में करते हैं इस लेक्चर को एंड। मैं मिलता हूं आप सभी से अब अगले पेपर के साथ में, जो कि तुरंत ही हम लोग अभी फटाफट से बना के आपको अपडेट करने वाले हैं, ठीक है जी। टाटा बाय बाय।